मैट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फलन होता क्या है, इसके बाद फलन के प्रकार कौन कौन से हैं और किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है और किसका ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फलन होता क्या है। तो यहाँ देखते हैं कि फलन होता क्या है। ये जैसे कोई दो समुच्चय ए तथा बी है, इसके अवयव 1 2 3 4 है, इसके ए बी सी और डी ये अवयव है। तो इनके अवयवों के बीच में आपस में एक संबंध होता है। तो ये जो संबंध है ये फलन कब कहलाएगा ये देखते हैं। जैसे समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के साथ मैं यहाँ पे संबंध दर्शा रहा हूं, फिर फलन की परिभाषा तक हम पहुंचेंगे। तो ये इस टाइप से है कि हमारे पास कोई दो समुच्चय ए तथा बी है और फलन जो है वो एक प्रकार से संबंध होता है समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ, और वो इस प्रकार से होता है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से हो। तो पहली कंडीशन तो ये है कि इसमें ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से हो। और दूसरी कंडीशन इसकी ये थी, ए के अवयवों का संबंध बी के एक से अधिक अवयवों के साथ न हो, यानी ए के अवयवों का संबंध बी के एक से अधिक अवयवों से संबंध ना हो। जैसे इस टाइप से ना होना चाहिए कि ए का ये अवयव है और बी के ये अवयव है, तो ए का संबंध एक के साथ भी है, एक का संबंध दो के साथ भी है, तो ये फलन नहीं है। देखो यहाँ क्या दे रखा है कि ए के सभी अवयवों का संबंध बी के अवयवों के साथ तो है, पहली कंडीशन तो ये पूरी कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा कि ए के अवयवों का संबंध बी के एक से अधिक अवयवों के साथ ना हो। तो ये इनके अवयवों के साथ संबंध, जैसे एक का संबंध दो के साथ है तो ये फलन नहीं है। ये इस तरीके से तो हो सकता है। यहाँ देखो पहली कंडीशन पूरी हो रही है, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से हो, तो प्रत्येक का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से तो है, लेकिन ए के अवयवों का संबंध बी के एक से अधिक से के अवयवों के साथ न हो। तो ये देखो यहाँ पे इन दो का संबंध एक के साथ है, तो ऐसा तो हो सकता है, तो इसमें ये हमारा फलन कहलाएगा और इस कंडीशन में फलन नहीं होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जैसे ये ए है ये बी है, यहाँ अगर ये दो अवयव हैं और इधर ये ए ये है, तो ये चीज जो है ये फलन होगी क्योंकि इन दो का संबंध किसी एक के साथ है। और इस टाइप से है कि इधर ए और बी है, इधर ए 2 3 4 है, तो ए का संबंध 2 से, बी का 3 और 4 दोनों से है, तो ये फलन नहीं है, ये फलन है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये फलन है, ऐसी कंडीशन है तो फलन नहीं है। तो अब इसमें आगे और चलते हैं, थोड़ा सा इन फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये ए ये बी, यहाँ 1 2 3 4 ए बी सी डी, एक का संबंध एक के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ और 4 का डी के साथ, यानी यहाँ एक प्रत्येक अवयव का संबंध हो गया और एक से ए के अवयवों का संबंध बी के एक से अधिक अवयवों के साथ भी नहीं है। तो अब एक का संबंध देखो एक के साथ है, तो इसको एक अक्की फलन बोलते हैं, एक अक्की फलन है। अब एक कंडीशन और लेते हैं, ये ए ये बी, यहाँ 1 2 3, यहाँ ए बी सी डी, एक का संबंध एक के साथ और 2 का संबंध भी एक के साथ, 3 का बी के साथ, यानी इन 2 का संबंध इस एक के साथ है तो फलन तो है ये, लेकिन एक अक्की नहीं है, कईयों का एक पे है, बहु का एक पे है, तो ये बहु एक फलन कहलाएगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल और लिया है। तो अब ये देखो प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध
बी के साथ है और ये फलन भी है क्योंकि इन दो का संबंध इस एक के साथ है। तो ये कैसा फलन है? बहु एक फलन है। अब साथ में ये देखो कि इसमें और इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है? ये भी बहु एक फलन है, ये भी बहु एक फलन है। तो इसमें और इसमें एक अंतर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ तो अवयव बच गए सी और डी, लेकिन यहाँ कोई अवयव नहीं बचे। तो इस तरह से ए के सभी अवयवों का संबंध बी के सभी अवयवों के साथ हो, यानी इसमें कोई अवयव ना बचे, तो ये इस टाइप का जो फलन है ये आच्छादक भी फलन कहलाता है। आच्छादक फलन भी है। तो ये किस टाइप का फलन है? बहुएक तथा आच्छादक दोनों प्रकार का ये फलन है। तो अब आगे चलते हैं। हमें ये डिस्कस करना है कि किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसे हम ये ए से बी में ये लेते हैं, दो ए सेट है, ये बी सेट है, ए से बी में ये कोई फलन एफ है। ये हमारे पास 1 2 3 ए बी सी डी ये 4 हैं। ए का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध बी के साथ और 3 का संबंध भी हम कह देते हैं कि बी के साथ है। तो ये तो हमारे पास एक फलन आया। तो इसका प्रतिलोम तब ज्ञात कर सकते हैं जब ये बी से ए में भी एक फलन हो। जैसे ये बी है, ये ए है, बी में हमारे पास अवयव थे ए बी सी डी और यहाँ 1 2 3। तो यहां से अगर हम देखें तो ए का संबंध 1 के साथ, बी का संबंध 2 के साथ और बी का संबंध 3 के साथ भी है। तो अब ये देखो कि क्या ये एक फलन है? तो यहां न तो प्रत्येक अवयव का संबंध बी के इसके ए के अवयवों के साथ संबंध इसका है और न ही ये दूसरी कंडीशन पूरी करता, न तो ये पहली पूरी करता न ही दूसरी पूरी करता। तो इस फलन का प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसका प्रतिलोम कब ज्ञात किया जा सकता था? जब बी से ए में भी ये फलन बनता हो। एक उदाहरण और लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ ए बी सी, 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का सी के साथ। ये देखो ए से बी में फलन है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का संबंध इसके साथ और दूसरी कंडीशन भी पूरी करता है। अब ये बी से ए में देखो संबंध है कि नहीं है। तो यहाँ पे ए बी सी 1 2 3 4, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, सी का 4 के साथ। अब ये पहली कंडीशन तो पूरी करता है बी से ए में फलन देखने के लिए, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा क्योंकि सी का जो संबंध है 2 अवयवों के साथ हो गया। तो इसका भी प्रतिलोम संभव नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये ए से बी में फलन है लेकिन बी से ए में फलन नहीं है, तो इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं ए से बी में तो फलन है लेकिन बी से ए में फलन नहीं है, तो अब का प्रतिलोम यहाँ पे संभव नहीं है। तो जो जिस तरह से ये फलन कैसा है, ये किसी टाइप का फलन नहीं है। यहाँ देखो ये बहु एक की फलन है और आच्छादक भी है। तो बहु एक की और आच्छादक फलन का भी प्रतिलोम संभव नहीं है। तो अब एक स्पेशल कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये 1 2 3 4, ये ए बी सी डी, 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध बी के साथ, 3 का संबंध सी के साथ, 4 का संबंध डी के साथ। अब ये बी से ए में देखते हैं हम बी से। तो यहाँ पे जो कंडीशन देखो, क्या ये फलन है, सभी अवयवों का संबंध है और एक से ज्यादा के साथ भी संबंध नहीं है। तो ए से बी में यहाँ पे ये फलन है। अब इसका विपरीत करके देखो, ए बी सी डी 1 2 3 4, ए का संबंध 1 के साथ है, बी का 2 के साथ है, सी का 3 के साथ है, डी का 4 के साथ है।
तो ये भी फलन है, ये भी बी से ए में हमारा फलन है। तो अगर ए से बी में कोई फलन है और वो बी से ए में भी फलन हो तो इस फलन का प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस टाइप का फलन था। तो ये फलन जो है एक तो एक एक फलन है और दूसरा आच्छादक है, यानी 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि ऐसा फलन जो एककी भी हो और आच्छादक भी हो तो उसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। एक ऐसा फलन जो एककी और आच्छादक दोनों हो उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। अब हम एक इस टाइप का फलन लेके चलते हैं जो केवल एककी हो गया, वो उसका भी प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, वो देखते हैं। तो जैसे ये ए है, ये बी है, ये 1 2 3, ये ए बी सी डी। तो 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो यहाँ पे ये फलन है क्योंकि सभी अवयवों का संबंध इसके साथ है और 1 का संबंध 1 के साथ ही है, 1 से ज्यादा के साथ नहीं है, तो ये फलन है। अब इसका विपरीत करके देखते हैं बी से ए में, क्या ये फलन है? ए बी सी डी 1 2 3, ए का संबंध 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ। अब ये डी अकेला रह गया तो ये फलन नहीं है क्योंकि इसके सभी अवयवों का संबंध इसके साथ होना चाहिए था, तो ये फलन नहीं है। तो केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें किसी फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, वो क्या है कि वो फलन एककी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम के बारे में। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम, किस त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है और किस त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। और साइन 150 डिग्री अगर मैं लेता हूं तो ये होता है साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये भी 1/2 होता है। साइन में 390 लूं तो ये क्या होता है? साइन 360 प्लस 30, साइन 360 प्लस 30 क्या होगा? साइन 30, और ये 1/2। तो अब ये हमारे पास इस टाइप का सिस्टम बना, ये ए ये बी। जब हमने 30 डिग्री मान रखा, 150 डिग्री रखा एक्स की जगह और 390 डिग्री रखा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स। और यहाँ पे देखते हैं हम इसकी वैल्यू 1/2 ही आई है तीनों जगह। तो 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2, 150 डिग्री पे 1/2, 300 डिग्री पे 1/2। तो ये क्या एक फलन है? हाँ, ए से बी में फलन है, तो इसका मतलब साइन एक्स एक फलन हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ पे एफ एक्स जो है वो एक फलन है। अब देखते हैं क्या इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिलोम के लिए क्या होना चाहिए? ये बी से ए में भी एक फलन होना चाहिए। बी हमारे पास 1/2 है, ये 30 डिग्री, 150 डिग्री और 390 डिग्री। इसका संबंध इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या ये फलन है? इसका तो एक का संबंध तो इसके कई अवयवों के साथ हो गया, तो इसका मतलब इसका जो प्रतिलोम है वो संभव नहीं है। साइन का प्रतिलोम संभव नहीं है। यहां साइन एक्स का प्रतिलोम संभव नहीं है। और अगर साइन एक्स का नहीं है तो इस टाइप से तो कोस एक्स में भी वैल्यू आएगी,
tan x में भी आएगी, cot x में भी आएगी, जो कई कई डिग्री पे सेम वैल्यू रहेगी और उनका प्रतिलोम नहीं ज्ञात किया जा सकता। इस तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें तो ये चैप्टर दिया है कि त्रिकोणमितीय फलन का जो है वो प्रतिलोम, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो वो चीज डिस्कस अब हम करते हैं कि कहाँ ज्ञात किया जा सकता है। डिस्कस किया है उससे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि उसके प्रांत पे हम कोई प्रतिबंध लगाएं तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो प्रांत पे यानी डोमेन पे जो है रिस्ट्रिक्शन कैसे लग सकती है, ऐसे लग सकती है जैसे यहाँ पे एफ एक्स के बराबर हमारा साइन एक्स लेते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं कि ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ जैसे साइन 30 की वैल्यू कुछ और होगी, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की, और इस तरीके से हम देखते हैं तो सभी की वैल्यू अलग अलग आएगी। यहाँ देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और भी इनके बीच की हम ले सकते हैं 45 डिग्री वगैरह। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 60 जो होता है वर्गमूल 3/2 और साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ देखें कि 30 का संबंध 1/2 के साथ है, 60 का रूट 3/2 के साथ है, 90 का 1 के साथ है, इसी तरह से 45 का 1/2 के साथ होगा और भी इनके बीच की वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है साइन एक्स फलन है। क्या इसका जैसे ए से बी में ये फलन है, क्या बी से ए में फलन है? चेक करो, ये बी है, ये ए है, ये 1/2, ये रूट 3/2, 1, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 1/2 पे ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, 1 पे 90 है। तो इसका मतलब ये भी एक फलन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ए से बी में फलन के साथ साथ बी से ए में भी फलन है, तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमने ये लगा दी कि जब ये 0 से 90 डिग्री तक हो, तो 0 से 90 डिग्री में सभी का मान डिफरेंट है, तो इसलिए इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। अब हम साइन एक्स पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो ये हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली, ये 0 डिग्री और ये π/2, ये 0 रेडियन, π/2 रेडियन, 3π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 2π रेडियन। ये जैसे π/2 है और इसको मैं -π/2 ले लूं, तो यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है साइन की, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ तो सभी पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कोस पॉजिटिव। तो यहाँ से लेके यहाँ तक π/2 से लेके ये देखो -π/2, तो यहाँ पे जो अपना है, तो यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ नेगेटिव वैल्यू, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस इंटरवल में भी हमारा साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक फलन बनेगा, यानी साइन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है कहाँ -π/2 से लेके π/2 में। और जिस तरह से यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये π/2 से लेके और 3π/2 तक भी क्या है π/2 से लेके 3π/2 यहाँ तक भी हमें इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। यानी इस पार्ट का हम अलग से इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, इस पार्ट का अलग से इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और इसी टाइप से अगर हम देखें तो इसको -π/2 लिख सकते हैं और ये -3π/2 है, तो -3π/2 से -π/2 तक भी, -3π/2 से -π/2 तक भी हम क्या है कि साइन एक्स का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस इंटरवल के अंदर ज्ञात कर सकते हैं, इस इंटरवल में ज्ञात सकते हैं, इस इंटरवल में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये तो बहुत सारी शाखाएं आ जाएगी, लेकिन हमारे पास क्या है कि अब एक मुख्य शाखा अपने को निर्धारित करनी पड़ेगी
कि कोई भी अगर अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो किस इंटरवल के बीच में हम देखें कि उसका इन्वर्स निकलता है कि नहीं निकलता, तो वो मुख्य मान शाखा हमारी कहलाती है। अब मुख्य मान शाखा यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट है, इसको π/2 लिखते हैं, ये -π/2 लिखते हैं और ये 0, ये पाई। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन थीटा और उसका उल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे टेन थीटा और उसका उल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे कोस थीटा और उसका उल्टा पॉजिटिव। ऐसे होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं इस सेक्टर में, और यहाँ जो है वो साइन नेगेटिव है। हम साइन एक्स की बात कर रहे हैं पहले, तो जो -π/2 से π/2 तक है ये, यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होएगी। तो जैसे यहाँ पे अगर ये वैल्यू डिफरेंट होएगी तो सबका मान भी क्या है वो अलग अलग मिलेगा, और इसका साइन एक्स का यहाँ पे जो इनवर्स है वो भी पॉसिबल होगा। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच ये मानी जाएगी। और दूसरा अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है हमारा, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो वैल्यूज सेम कहाँ नहीं होगी, जैसे यहाँ सेम कैसे हो जाएगी, जैसे हम 60 डिग्री का मान देखते हैं वही किसका हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। तो वहां पे एफ इनवर्स एक्स एक फलन नहीं बनेगा। तो जो जहां पे ये एफ इनवर्स एक्स पॉसिबल है वो कौन सा है, -π/2 से π/2 तक। तो साइन इनवर्स एक्स की जो मुख्य ब्रांच बनेगी वो ये वाली बनेगी कि -π/2 से π/2 तक, और जो इसका प्रांत जो होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1 के बीच में होगा। अब देखते हैं कोस इनवर्स एक्स का प्रांत, तो यही होता है -1 से 1 के बीच में। और मुख्य शाखा क्या होगी, मुख्य शाखा में जिस तरह से हम यही काम फिर करेंगे मुख्य शाखा ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे आर पॉजिटिव और यहाँ पे कोस पॉजिटिव, और यहाँ पे कोस क्या है, कोस नेगेटिव है, यहाँ कोस थीटा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव में नहीं जाएगा क्योंकि इन दो जगह वैल्यू सेम हो जाएगी हमारी। तो ये 0 है और ये पाई है, तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन चलेगी। तो 0 से लेके पाई तक कोस का कोई भी मान जो है, कोई भी दो मान जो है वो सेम नहीं होंगे। सेम नहीं होंगे तो जो ए से बी में फलन है तो बी से ए में भी फलन होगा। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई, 0 से पाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोस इनवर्स एक्स की। तो आप ये दो निकालना सीख गए हैं। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो -π/2 से π/2 होगी, क्योंकि एक तो ये पहले में पॉजिटिव होता है और चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेम नहीं होगी। इसी तरह से कोस का हमने देखा पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू सेम नहीं होगी, और ये हमेशा स्टार्टिंग हमें 0 से ही देखना है। तो यहाँ पे भी हमने 0 से देखा है। अब जिस तरह से tan इनवर्स एक्स का देखते हैं हम, tan इनवर्स एक्स का यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये 0, ये π/2, ये -π/2 और ये पाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो tan पॉजिटिव, यहाँ tan नेगेटिव, यहाँ tan नेगेटिव, तो यहाँ पे दो हो सकती है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच। एक तो 0 से पाई हो गया और एक -π/2 से π/2 हो गया। लेकिन हम ले तो केवल एक ही सकते हैं, और वो लेंगे -π/2 से π/2। इसका लेने का एक कारण है, वो ये है कि जैसे tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और हम ये जो ऊपर वाले की प्रिंसिपल ब्रांच है वही लेके चलेंगे। तो tan थीटा साइन बटे कोस है, तो ये साइन की प्रिंसिपल ब्रांच हम यहाँ लेके चलेंगे, और इसकी जो प्रांत होगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। इसी तरह से कोट इनवर्स एक्स,
इसका भी प्रांत जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। और कोट एक्स में अगर यहाँ पे हम देखें तो कोट पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है और यहाँ पे भी नेगेटिव होता है। ये 0, π/2, -π/2 और पाई। तो अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, लेकिन हम लेंगे कौन सी? कोट थीटा लिखेंगे, ये होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये कोस थीटा की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वही हमारी कोट थीटा की हो जाएगी। तो कोस की ये है तो कोट थीटा की हम 0 से पाई लेंगे। इसी तरह से साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो पहले तो डोमेन देखो, इसकी प्रांत देखो क्या होता है। प्रांत ये होता है कि -∞ से तो -1 तक इसकी वैल्यू होती है और 1 से इन्फिनिटी तक होती है, -1 से 1 के बीच में नहीं होती। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो अगर आप देखो तो यहाँ ऑल पॉजिटिव और कोसिकेंट यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। तो इधर तो ये जाएगा नहीं, यही बनेगा -π/2 से π/2। यानी जो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वही इसकी हो जाएगी कि -π/2 से लेके π/2 तक। इसी तरह से सीकेंट इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन है यानी प्रांत है वो आ जाएगा -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेकिन इसमें क्या है कि ये कहाँ डिफाइन नहीं होता, ये 0 पे डिफाइन नहीं होता। कोसिकेंट इनवर्स एक्स 0 पे डिफाइन नहीं होता, तो इसमें से हम 0 हटा देंगे। इसमें और इसमें इतना ही फर्क होगा मुख्य मान शाखा में। अब सीकेंट इनवर्स का देखें तो बिल्कुल कोस वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी और ये क्या हो जाएगा, कोस पे अप्लाई करेंगे तो 0 से पाई होगा। लेकिन सीकेंट इनवर्स एक्स ये π/2 पे क्या होता है, 0 होता है, तो इसमें से π/2 हटा देंगे। तो इस तरीके से हम मुख्य मान शाखा निकाल सकते हैं सभी के, साइन इनवर्स एक्स के भी, कोस इनवर्स एक्स के भी, टेन इनवर्स एक्स के भी, कोट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स के। ये प्रांत है और ये मुख्य मान शाखा है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये हमने कैसे ज्ञात की। ये जैसे साइन था तो -π/2 से π/2 में इसकी वैल्यूज होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसी कोस इनवर्स एक्स में 0 से पाई की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। यानी ए से बी में भी फलन होता है, बी से ए में भी फलन होता है, यानी एक की आच्छादक फलन होते हैं ये। तो इस तरीके से हमने ये ज्ञात की। तो ध्यान रखनी है, जैसे tan इनवर्स एक्स जो है वो π/2 और -π/2 पे परिभाषित नहीं होता, तो ये दोनों मान इसमें शामिल नहीं होंगे, तो इसलिए ये वाली ब्रैकेट आएगी यहाँ पे कि ये दोनों मान इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह से जो कोट इनवर्स एक्स में है ये भी दोनों मान शामिल नहीं है, तो यहाँ पे भी ये वाली ब्रैकेट आएगी। तो इस तरह से हमने मुख्य मान शाखा ज्ञात करनी सीख ली है। आगे कुछ वैल्यूज है, जैसे साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा है कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा जो होता है माइनस कोसिकेंट थीटा। यानी माइनस का कोस और सीकेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है और कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। ये चीज हमने +1 में पढ़ी थी। और ये प्रिंसिपल ब्रांच जो इस टाइप से शामिल होती है वो साइन इनवर्स एक्स की होती है, टेन इनवर्स एक्स की होती है और कोसिकेंट इनवर्स एक्स की होती है। और इस टाइप की जो प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई वाली, वो कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स, ये आप ज्ञात करना सीखे हैं। तो अब हम क्वेश्चंस में इनको प्रयोग कैसे करेंगे वो देखो। एग्जांपल्स लेते हैं और जो पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे हम उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ी सी जो प्रॉब्लम हो सकती है
वो नेगेटिव वैल्यूज में होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू के एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे साइन इनवर्स 1/√2 है, तो साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की। तो यहाँ इनको हम पॉजिटिव वैल्यूज को सीधा ही कर सकते हैं। जैसे अगर इसको हम देखना चाहें तो साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 से π/2 के बीच में है, और इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगी और वो π/4 की होगी। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेना चाहें कि कोस इनवर्स 1/2, तो कोस इनवर्स 1/2 इसकी जो ब्रांच है वो 0 से पाई है, तो π/2 से पाई में तो नेगेटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। तो कोस में देख लेंगे सीधा ही ये वैल्यू 1/2 किसकी है, तो 1/2 जो वैल्यू है ये π/3 की है। तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू देखो और भाई ये कहाँ होती है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो वही इसका मान आ जाएगा। जैसे हम एक और लेके देखते हैं टेंजेंट वर्गमूल 3, तो 10 में वर्गमूल 3 कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 पे। तो अब कुछ एक वैल्यू हम लेके देखते हैं माइनस की, इन्हीं को माइनस पे देखते हैं। साइन इनवर्स -1/√2, तो यहाँ पे जब भी साइन इनवर्स एक्स आ जाए, टेन इनवर्स एक्स आ जाए या कोसिकेंट इनवर्स एक्स आ जाए, तो हम इनका क्या करेंगे? पहले तो इस जो ये माइनस का निशान है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे एक बार, और फिर ये देखते हैं कि ये 1/√2 वैल्यू कहाँ होती है? ये होती है π/4 पे, और सीधा माइनस लग जाएगा। ये हम सिंपल ट्रिक बता रहे हैं जिसमें आपके इस क्वेश्चंस की कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे इसका देखना हमें कोस इनवर्स -1/2, तो यहाँ पे जैसे माइनस को एक बार नेग्लेक्ट करो आप, और ये होता है π/3 पे, तो इसको -π/3 लिखेंगे। और प्रिंसिपल ब्रांच अगर कोस इनवर्स एक्स है, कोट इनवर्स एक्स है या सीकेंट इनवर्स एक्स है, तो इसमें यहाँ पाई और ऐड हो जाता है। ये हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक से क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा आपका। ये हो जाएगा 3π/3 -π/3 यानी 2π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एक दो क्वेश्चन हम और करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिया हमने tan इनवर्स -1, तो इसमें ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी हमारी? ये वाली है -π/2 से π/2। तो हम ये नेग्लेक्ट करते हैं एक बार माइनस को। 10 में 1 मान होता है π/4 का, और माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब इन तीनों में से अगर ये है तो इसका आंसर यूं का यूं आएगा। अगर इन तीनों में से है तो पाई हम ऐड कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे सीकेंट 2/√3, ये किसका मान है? ये 30 डिग्री का है, और नेगेटिव है तो हम यहाँ एक बार नेगेटिव लगाएंगे, और ये किस पे? पाई ऐड किया जाएगा। अगर ये इस सेक्टर में कहीं पे है तो ये हो जाएगा पाई -π/6, यानी 6π -π/6 यानी कि 5π/6 पे इसका मान है। ये देखो ये 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं।